हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक सब्जेक्ट सैम्पल पेपर 2025 एंड 26 को सॉल्व करेंगे। तो बेटा, इस सैम्पल पेपर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस है और सेक्शन बी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट। तो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, 10 मैक्रो में, 10 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। 4 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के रहेंगे, 3 मैक्रो में और 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे, 3 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के, 3 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। और 4 क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के रहते हैं, 2 क्वेश्चन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के और 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनकी जो वेटेज होगी वो 100 टू 150 वर्ड्स की रहती है। राइट। सेक्शन ए जो है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस होगा और सेक्शन बी जो है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रहेगा। राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट पॉइंट बी। मतलब इस डायग्राम में ये बताना है कि बी पॉइंट पे क्या चीज सही है। ये ऑप्शन गिवन है। तो बी पॉइंट, सबसे पहले देखो बी पॉइंट है क्या। जो 45 डिग्री लाइन, इसे हम वाई को एएसपी कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और वाई और कंजप्शन कर्व जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा क्या रहेगा? ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? y इक्वल टू सी रहेगा। y और कंजप्शन कर्व सी सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? ए पी सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए पी सी होता है बेटा हमारा सी अपॉन वाई। तो यहाँ पे वाई और सी दोनों इक्वल है। इक्वल होने का मतलब y अगर 100 है और कंजप्शन कर्व सी भी हमारा 100 है, तो ए पी सी की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 1। तो इसका आंसर क्या है? डी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1। राइट। एपीसी इज इक्वल टू 1। अच्छा, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली। तो बेटा इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये है और ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ये हो जाएगा। राइट। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे भी एपीसी की वैल्यू तो 1 ही है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी क्या है? डी। राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू अटेन a level of rupees 173.82 lakh crores in the year 2023 and 24। मतलब रियल जीडीपी गिवन है रुपीज 173.82 लाख करोड़। राइट। द कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड एट रुपीज 295.36 लाख करोड़। कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल जीडीपी कितना गिवन है बेटा? 295.36 lakh crores। Right। In the same year, on the basis of the given data, the value of GDP deflator would be। बेटा इसमें हमें GDP deflator को कैलकुलेट करना है। तो GDP deflator, इसे प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं वैसे, P01 डिनोट करते हैं। राइट। और GDP deflator का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इनटू 100। राइट। तो नॉमिनल कितना है हमारा?
295.36, बेटा रियल क्या है 173.82 इंटू 100, राइट। तो इनको सॉल्व करके इनमें से देखना होगा कि आंसर कौन सा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मनी इज नॉन पेरिसेबल। देखिए पेरिसेबल क्या होता है, पेरिसेबल विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और नॉन पेरिसेबल का मतलब हो गया जिसे हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, मनी को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो पेरिसेबल है ना, नॉन पेरिसेबल, यहाँ से ही स्टोर वाली बात आ गई। तो स्टोर का मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू, आंसर तो बेटा हमारा यही पे निकल के आ गया। और मनी क्या होता है बेटा, एक्सेप्टेबल होता है टू एनी वन एट ए पॉइंट ऑफ ए टाइम, मतलब पेमेंट के लिए अगर कोई भी पर्सन मनी का यूज करता है तो अगला व्यक्ति इसे एक्सेप्ट ही करेगा, रिफ्यूज नहीं कर सकता, राइट। तो ये कौन से फंक्शन को कंसिडर करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहे हैं, devaluation of currency is said to occur when the exchange rate is decreased under the fixed exchange rate system, ठीक है। जैसे $1 ₹80 का था, राइट। अगर $1 जो है ₹80 से फॉल होके 70 हो जाए, तो अगर उनकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये वैसे भी डीवैल्यूएशन तो नहीं है, ये इसे रीवैल्यूएशन जरूर कह सकते हैं, राइट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में डीवैल्यूएशन हो या रीवैल्यूएशन, दोनों फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही होता है, लेकिन ये डीवैल्यूएशन नहीं है, रीवैल्यूएशन। तो बेटा ये क्या है, फॉल्स, राइट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है बेटा, अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग कह लो या फ्लेक्सिबल कह लो, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। बेटा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होती है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन नहीं करती, राइट। तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, रेफर टू द गिवन डायग्राम केयरफुली। बेटा इस डायग्राम को केयरफुली रीड करना है। फर्म है और हाउस होल्ड है, और दोनों के बीच में इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है, राइट। रियल फ्लो या मनी फ्लो दोनों फॉर्म में है, क्योंकि हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और फर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये तो रियल फ्लो हो गया, लेकिन कोई भी फ्री में तो करते नहीं है। बेटा ये फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो ये फैक्टर पेमेंट ले रहे हैं, फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीविंग इनकी हो गई, ये मनी फ्लो हो गया। और इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की तो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे खर्च किया, तो इनकम का फ्लो साइड हो गया, मनी फ्लो। तो ये क्या है हमारा, रियल फ्लो हो गया। बेटा ये क्या है, रियल फ्लो है, और ये क्या हमारा, मनी फ्लो, राइट। तो क्या कहा गया है, द एरो सी एंड डी, मतलब सी और डी के बारे में ही पूछा गया है, राइट। तो ये कौन से मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट, फैक्टर, राइट। और इसमें भी क्या कहा गया है, द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की ओर, एंड फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, और फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, क्या ये फैक्टर मार्केट ही है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6 में हम एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डिफ्लेशनरी गैप, राइट, डिफ्लेशनरी गैप रेफर टू द गैप बाय विच फॉल शॉर्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले डिफ्लेशनरी गैप का मतलब समझिए। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब हो गया डेफिशिएंट डिमांड, राइट। और डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, जैसे ए डी और ए एस, राइट। बेटा यहाँ पे क्या है, इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, एक ही बात है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ए एस एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन, बेटा ये क्या है, ए डी एफ एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, राइट। तो पढ़ते क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई है पॉइंट ई पर, तो बेटा डिमांड भी होनी चाहिए पॉइंट ई पर, राइट। बट जितनी डिमांड होनी चाहिए रिक्वायर्ड लेवल से डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है और डिमांड कम भी हो सकती है। अगर डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से कम है तो इसी को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। डिमांड अगर रिक्वायर्ड लेवल से कम है, बेटा डिमांड अगर रिक्वायर्ड लेवल से कम है, ए डी यू मतलब अंडर, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे, तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेशनरी गैप, राइट। तो मेंटेन करने के लिए होनी चाहिए इतनी, और एक्चुअल में है ये, तो एक्चुअल जो है ना बेटा वो रिक्वायर्ड लेवल से कम है। फॉल्स आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कम है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जितनी डिमांड होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे एक्चुअल में डिमांड कम है, होनी चाहिए उससे एक्चुअल में डिमांड कम है, एक्चुअल डिमांड कम है। तो एक्चुअल का मतलब क्या होता है, एक्सपोज्ड एग्रीगेट डिमांड, तो उसका आंसर क्या जाएगा, बी। बी का मतलब क्या हो गया, एक्सपोज्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो बाय फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट हैंड्स ऑफ द एनी प्रोड्यूसर, मतलब फाइनल गुड्स जो है बेटा किसी भी प्रोड्यूसर के हैंड्स में फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो करता। बिल्कुल सही बात है। फाइनल गुड्स क्या होता है बेटा, फिनिश गुड्स होते हैं, जैसे आगे प्रोड्यूसर जो है ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बेटा, ट्रू है, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इसका नहीं होता। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहे हैं कि फाइनल गुड्स में गेट ट्रांसफॉर्म, मतलब फाइनल गुड्स को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कौन करते हैं बेटा, देयर कंजप्शन बाय अल्टीमेट परचेजर, तो ये चीज भी ट्रू है भाई, परचेजर तो उसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना खरीदने वाला, कंजप्शन पर्पज से। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब ऑप्शन सी है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन मनी सप्लाई M1 वुड बी। देखो M1 क्या होता है, C प्लस डी डी प्लस में OD, राइट। बेटा सी का मतलब हो गया करेंसी, करेंसी का मतलब कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, तो करेंसी 320 ये तो गिवन है, ठीक है। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉल एनी टाइम थ्रू चेक्स, राइट। तो नेट डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, 260।
और ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो इसमें अदर डिपॉजिट विद आरबीआई तो गिवन नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसे छोड़ दो। और ये जो गिवन है कि नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, बेटा पागल बनाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इसका कोई यूज नहीं है। कितना हो जाएगा ये हमारा 085, 580 आंसर है इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए सर्टेन रीजन बेस है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ए सर्जन ए क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए नेशन। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन, जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होते हैं ये बोरोइंग का पार्ट होता है। जैसे बोरोइंग होता है ना, बोरोइंग के टू टाइप्स होते हैं, कॉमर्शियल बोरोइंग एंड बोरोइंग से ऐसे एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस किसका हो गया, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, विच अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। और करंट अकाउंट में ये चीज नहीं होती, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। रीजन क्या है बेटा, एक्सटर्नल असिस्टेंस इंक्लूड्स बायलैटरल कह लो या मल्टीलैटरल कह लो। बायलैटरल मतलब दो के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब कईयों के बीच में। लोन्स चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे एक्सटेंडेड हो बाय अ नेशन, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और वैसे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में क्या है कि अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन तो होता नहीं। फॉल्स है और दूसरा क्या है, ट्रू, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। देखिए क्वेश्चन में 10th क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935। बेटा आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1935 में। क्वेश्चन में 11 और 12 जो है ये थ्री मार्क्स की वेटेज वाले क्वेश्चन है। तो 11 में क्या है बेटा, न्यूमेरिकल बेस है, इसलिए थोड़ा सा से स्प्लिट कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या है, फॉर ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी एज्यूमिंग देयर आर ओनली टू फर्म्स, मतलब हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है और ये कहा गया है कि केवल दो ही फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी, विद इक्वल ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए दोनों का इक्वल है, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म ए। बेटा फर्म ए की डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है, राइट। और यहाँ पे जो गिवन है पार्टिकुलर्स इनके क्या क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। बड़ा हो जाएगा ये, हो तो गया, इसे और बड़ा कर लेते हैं, जाओ ये ठीक है। ठीक है, क्या गिवन है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, राइट, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, एडिशंस टू स्टॉक्स ऑफ फर्म ए। तो बेटा इसमें एक काम करते हैं, फर्म बी का पहले हम निकाल सकते हैं, तो फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालते हैं। कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या है, परचेज। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। बेटा कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब फर्म बी की किसी भी तरह की परचेज को ले लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए,
परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, राइट। तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, ये हमारा 1000 माइनस परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए कितना है 250, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी कितना हो जाएगा 750 रुपीज इन करोड़, राइट। और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ये गिवन है, ये गिवन है क्या, टू फर्म ए एंड बी विद द इक्वल ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो क्या कह सकते हैं इसे हम, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, राइट। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म बी कितना निकल के आया है ₹750 करोड़, तो इसे हम ₹750 करोड़ से लिखेंगे, राइट। ठीक है। अच्छा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, आगे देखिए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, राइट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट, माइनस आईसी। आईसी का मतलब किसी भी तरह की परचेज, तो फर्म ए की परचेज देखिए क्या है, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो आईसी के प्लेस पे क्या ले सकते हैं हम, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, राइट। अच्छा सेल्स में भी दो सेल्स होते हैं, सेल्स के दो पार्ट होते हैं, डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट, राइट। और हमें ये कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू रखिए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना है ₹750 इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स को डोमेस्टिक सेल्स ही लिखते हैं हम, प्लस में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ये रहा एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 200 प्लस चेंज इन स्टॉक एडिशन टू स्टॉक्स ऑफ फर्म ए कितना है 150 माइनस परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी कितना है 300, राइट। तो ये हो जाएगा 750 इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स 350 में से 300 गया तो 50 बचा, 350 में से 300 गया 350 बचा बेटा, डोमेस्टिक सेल्स क्या हो जाएगा 750 माइनस 50 700, राइट, रुपीज इन करोड़, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका,